हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिटीजनशिप जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज का जो हम कवर कर रहे हैं, उसको उसी के कंटिन्यूएंस में हम कह सकते हैं ये चैप्टर जो है हम लोग आगे देखते हैं, हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये बेसिकली डील करते हैं सिटीजनशिप को लेके ऑफ द सिटीजन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो आर्टिकल 5 जो है, इट इज सिटीजनशिप at the commencement of the constitution. Article 6 is the rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Article 7 is rights of citizenship of certain migrants to Pakistan, जो पाकिस्तान गए। 8 जो है आर्टिकल, वो है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 9 जो है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, मतलब अगर आप अमेरिका में सिटीजनशिप को एक्वायर करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो इंडियन जो सिटीजनशिप है आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप नहीं है। आर्टिकल 10 जो है, इट इज कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 11 जो है वो पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ जो है वो बना सकती है, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 11। तो एक एक करके आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला देखो आप, वो है आर्टिकल 5 हमारा, ठीक है। इट इज सिटीजनशिप फॉर पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 ऑफ जनवरी 1950, मतलब 1950 के अंदर 26 जनवरी के दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरीके से इन्फोर्स्ड हुआ, इनैक्ट हुआ, तो उस मोमेंट से क्या है, कौन कौन से लोग जो है वो इंडियन सिटीजन कहलाए, ये है आपका आर्टिकल 5 कि भाई एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन कितने लोग जो है वो सिटीजनशिप कहलाने के लायक थे या सिटीजन, इंडियन सिटीजन कहलाने के लिए एलिजिबल थे। तो बोला गया कुछ क्राइटेरिया है भाई, क्या वैसे लोग जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है वो पैदा हुए हों। दूसरा, वैसे लोग जिनके आइदर पैरेंट मतलब चाहे मदर हो या फादर हो, उनमें से कोई भी इंडियन टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ हो, या वो अगर चाहता है कि भाई हम जो है वो इंडियन सिटीजन बने, तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो कि 1950 में लागू हुआ तो बोला गया 1955 तक 5 साल रहना पड़ेगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट के रूप में, उसके बाद से वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप को लेके, ठीक है। तो आर्टिकल 5 बेसिकली क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय सिटीजनशिप को डील करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 इज इफ अ पर्सन हिमसेल्फ or either of his parents or grandparents were born in India as per Government of India Act 1935 and fulfill any two condition, मतलब कि अगर कोई भी इंसान आर्टिकल 6 के अनुसार सिटीजन कैसे है भाई, कि या तो वो खुद या उसके दोनों पेरेंट में से कोई एक या ग्रैंड पेरेंट जो है वो इंडिया में पैदा हुए हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, और दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल अगर करेगा तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। कौन कौन से है वो दो कंडीशन? पहला, ही माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19th ऑफ जुलाई 1948। देखो 1947, सॉरी 15 अगस्त 1947 में पार्टीशन हुआ, ठीक है, और देश आज़ाद हुआ हमारा। एंड हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है बोली कि भाई वो लोग जो कि मान लो कि पार्टीशन के समय किसी कारणवश सोचे होंगे कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, फिर एक साल वहाँ का कंडीशन देके बोले कि नहीं नहीं हम वापस इंडिया की ओर आएंगे, ठीक है। तो लगभग एक साल कह लो कि अगस्त से लेकर जुलाई 19 जुलाई 1948 तक वैसे लोग जो कि इंडिया वापस आ गए, कि माइग्रेट करके पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस, तो गवर्नमेंट जो है वो एक साल, लगभग एक साल का 11 महीने का समय जो है वो दी कि भाई आप जो है वो अपना मन बदल सकते हो। After 19th July 1948 should be residing in Indian territory for at least 6 months before registering himself to the local authority, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके बाद भी मौका दी कि भाई 19 जुलाई 1948 के बाद आओगे, मतलब अगर इमीडिएटली इससे पहले आ जाओगे तो सिटीजन डायरेक्टली कहलाओगे, ठीक है। अगर नहीं 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आता है तो उसको 6 महीना मिनिमम क्या है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, मतलब लगातार रहना पड़ेगा, एंड जो मतलब एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होगी, फिर वो क्या है खुद को रजिस्टर करवा सकता है एज द इंडियन सिटीजन, ठीक है, टू द लोकल अथॉरिटी जो भी उस समय असाइन होंगे वो सारे। ये था आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय है। आर्टिकल 6 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय क्या है, या तो वो सिटीजन हो या सॉरी पैदा हुआ हो, या उसके आइदर पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो इस एक्ट के तहत, प्लस इनमें से कोई क्राइटेरिया कि भाई 19 जुलाई 1948 से पहले वो पाकिस्तान से आया हो या बाद में आया हो, लेकिन 6 महीना तक क्या है रुक कर फिर खुद को रजिस्टर करवाया हो, तो वो इंडियन सिटीजन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 डील्ड विद पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1st of March 1947 एंड देन रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट परमानेंटली, मतलब 1 मार्च 1947, तो अगस्त में आपका पार्टीशन हुआ, बोला गया कि भाई आर्टिकल 7 के तहत अगर कोई 1 मार्च
1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, फिर मन बनाया कि नहीं हमको इंडिया ही आके परमानेंटली यहीं सेटल होना है, तो वो कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर बीइंग रेसिडेंट फॉर ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीना रेसिडेंट रहने के बाद क्या है अप्लाई जो है वो कर सकता है। आर्टिकल 8 की अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रहते हैं उनके सिटीजनशिप को लेके है। तो एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एज एन इंडियन सिटीजन। मतलब अगर कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया के, मान लो इंडिया के बाहर यहाँ पे पैदा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पैदा हो रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडिया में बॉर्न हुए थे तो इंडियन सिटीजन कहलाए, या ग्रैंड पेरेंट्स, तो उस केस में ये भी पर्सन जो है वो इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। आर्टिकल 9 जो है वो लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेके है, ऑन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। मतलब जैसे ही आप क्या है, मतलब इंडिया में याद रखना कि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई दो देश का आप सिटीजनशिप ले सकते हो, जैसे ही आप दूसरे के लिए अप्लाई करोगे वहां के सिटीजनशिप को एक्वायर करोगे, आपका ऑटोमेटिकली ये जो सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 10, एनी पर्सन हु इज कंसीडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 शैल कंटिन्यूज टू बी सिटीजन एंड विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। मतलब पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से डील कर रहा, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से डील कर रहा, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई भी मान लो पार्लियामेंट, मतलब कोई भी अगर मान लो वो सिटीजन है, वो बाहर भी रह रहा है, कहीं रह रहा है, वो सिटीजन कंसीडर, मतलब उसको सिटीजनशिप है, तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट, तो वो उस पर भी लागू होगा। एंड अगर वो बाहर भी रह रहा है, मतलब फॉरेन स्टेट में भी है लेकिन इंडियन सिटीजन है, तो उस केस में पार्लियामेंट का लॉ जो है वो उस पर भी लागू होगा, उस पर भी वैलिडेट करेगा। आर्टिकल 11 क्या है, आर्टिकल 11 है कि पार्लियामेंट के पास पूरी तरीके से लॉ है टू मेक एनी, सॉरी, पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है टू मेक एनी प्रोविजन कंसर्निंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए कि भाई कोई किसी को सिटीजनशिप देना हो या उससे लेना हो, तो पार्लियामेंट के पास पूरी तरीके से अधिकार है आर्टिकल 11 के तहत कि वो लॉ जो है वो बना सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो कि सिटीजनशिप से डील करता है। अब देखो यहीं पे है एक्विजिशन, मतलब देखो यहाँ पे है दो टर्म, एक है एक्विजिशन, दूसरा है टर्मिनेशन, तो उसी को हम लोग देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कहने का मतलब क्या हो गया कि कैसे एक्वायर किया जा सकता है या कैसे लिया जा सकता है सिटीजनशिप। तो ये जो है एक्विजिशन, इट इज डील्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट, उससे जो है वो 5 तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। सबसे पहला है बाई बर्थ। बाई बर्थ में अलग अलग कंडीशन है कि भाई अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का भी जन्म जो है, बर्थ जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है, तो उस केस में वो इंडियन सिटीजन है इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट। मतलब ये जो टाइम फ्रेम है, एक मतलब 26 जनवरी से 1950 से लेके 1 जुलाई 1987, इस बीच अगर किसी का भी जन्म इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है, उसके पेरेंट हो सकता है बाहर के भी हों, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक अगर क्या है, इस बीच अगर जन्म होता है उसका, याद रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर होता है तो वो तभी इंडियन सिटीजन कहलाएगा जब उनके पेरेंट में से एक जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। 3 दिसंबर, देखो 2 दिसंबर यहां तक हो गया, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उसके एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो कई बार हुआ क्या कि चेंजेस जो होते हैं, मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग मान लो लॉ है, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग हम कह रहे हैं कि लॉ है, उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट करने का जरूरत क्या होता है, क्यों अमेंड किया जाता है, ताकि जो भी लूप होल्स हो रहे हैं, लूप होल्स उनको फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो कैसे, तो देखा गया कि जो ये वाला क्राइटेरिया रखा गया ना कि भाई 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004, तो एक पेरेंट सिटीजन थे, दूसरे हो सकता है इलीगल सिटीजन हो रहे होंगे। बहुत सारा केस आने लगा कि भाई इलीगल सिटीजन है कि मान लो बांग्लादेश से जो है वो इलीगली आया होगा, पाकिस्तान से आया होगा, ये नेबरिंग जो भी कंट्रीज से जो है इलीगल माइग्रेंट के रूप में है, और यहाँ के शादी हो गई, और शादी हो गई तो बच्चे हुए, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाने लगे, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट जो है वो सिटीजन था। लेकिन उसी को ठीक किया गया कि भाई 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का जन्म होता है तो एक पेरेंट तो सिटीजन है, मान लिए रहने चाहिए, लेकिन दूसरे वाले भी मान लो सिटीजन इंडियन नहीं भी है, मान लो बाहर से आए, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, मतलब लीगली इंडिया के अंदर आए हों, ऐसा नहीं है कि इलीगली आए हो तभी भी उनके बच्चे जो है वो कंसीडर किए जाएंगे सिटीजन को लेके। तो ये जो लूप होल इनमें बहुत सारा मिला होगा, तब जाके क्या है इसको ठीक किया गया कि भाई एक पेरेंट जो है वो सिटीजन तो होने चाहिए, दूसरे वाले क्या है इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो ये पहला था आपका वे, जिससे क्या है एक्विजिशन ऑफ, हम कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो हो सकता है। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक सिटीजन कहलाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट। दूसरा क्या है, 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक क्या हो गया, एक पेरेंट सिटीजन होने चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद एक सिटीजन होने चाहिए, दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा है बाई रजिस्ट्रेशन।
तो रजिस्ट्रेशन तभी संभव है जब ऑर्डिनरली रेसिडेंट होना चाहिए 7 साल तक, ठीक है, 7 साल तक। पहले ये पीरियड ज्यादा था, 12 साल था, फिर उसको घटा के क्या है 7 साल जो है वो कर दिया गया। ओसीआई कार्ड होल्डर फॉर 5 साल, ओसीआई कार्ड होल्डर जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो हो गए आपके, तो वो 5 साल तक होना चाहिए। एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट 12 महीना। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि लगातार रहना, कि भाई 5 साल तक तो कार्ड होल्डर हो तुम, लेकिन लगातार अप्लाई करने से पहले मिनिमम 12 साल, सॉरी 12 महीने जो है आपको रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम वे देखें तो बाई डिसेंट है। डिसेंट कहने का मतलब होता है हेरिडिटरी, कि आपको विरासत में मिल रहा है सिटीजनशिप, ठीक है। पहला हो गया बर्थ, खुद पैदा हुए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, की रजिस्टर कर रहे हैं खुद को। तीसरा जो है वो हेरिडिटरी है, कि भाई आपको मिल रहा है विरासत में आपका सिटीजनशिप। तो बोला गया कि 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, मतलब 1992, अगर फादर आपके क्या है कि सिटीजन होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म जो है वो हुआ है इस टाइम फ्रेम में, और इस टाइम फ्रेम में आपका जन्म जो है बर्थ हुआ है, एंड उस समय जिस समय आपका बर्थ हुआ तो आपके पिताजी जो है आपके फादर साहब वो इंडियन सिटीजन अगर हैं, तो ये जो सिटीजनशिप है बाय डिसेंट और हेरिडिटरी आपको ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आपको भी कंसीडर किया जाएगा एज एन इंडियन सिटीजन। दूसरा है 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004, कोई भी पेरेंट, मतलब क्योंकि देखो ये फादर बोला गया तो यहाँ पे जेंडर बायसनेस दिखा तो इशू होने लगा होगा। तो जो अगर हम देखें तो जो जेंडर बायसनेस था उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर जेंडर न्यूट्रल किया गया। भाई आइदर पेरेंट की मदर हो या फादर हो, अगर इस पीरियड में किसी का बर्थ होता है तो उनमें से मदर और फादर में से कोई भी आइदर पेरेंट अगर क्या है कि सिटीजन है, तो बच्चा जो है इंडियन सिटीजन होगा नेचुरली, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद हैव टू डिक्लेयर दैट माइनर चाइल्ड डज नॉट होल्ड फॉरेन पासपोर्ट एंड हैव टू रजिस्टर हिज और हर बर्थ विद इन 1 ईयर एट इंडियन कंसुलेट। यानी कि आपको क्या है कि ये जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या है कि जो माइनर चाइल्ड जो है उसको डिक्लेयर करना होगा कि भाई बच्चा जो है मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन फॉरेन का कोई पासपोर्ट नहीं है, इसके पास फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है, और 1 साल के जन्म से 1 साल के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा किसी भी इंडियन कंसुलेट के अंदर, मतलब जो भी ऑफिस है उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो याद रखना बाई डिसेंट जो है वो ये टाइम लाइन है, ठीक है। ये आप ये तो दोनों सेम हो गया लगभग, मतलब ये वाला 3 दिसंबर 2004 वाला जो हम लोगों ने पहला बाई बर्थ वाला देखा था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि नेचुरलाइजेशन कहने का मतलब हो गया कि सिटीजनशिप को जो है वो अप्लाई करके लिया जा रहा है, ठीक है, अप्लाई करके जो है वो लिया जा रहा है, नेचुरलाइज सिटीजन होगा जा रहा है। तो नेचुरलाइजेशन जो है उस केस में क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर जो है वो रहना पड़ेगा। अब देखो यहीं पे अगर हम देखें तो जो सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, 1955 का, उसका सेक्शन 6 जो है वो कहता है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। मतलब नेचुरलाइजेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि सिटीजनशिप जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो है वो सारे ही जो अबव कंडीशन है कि भाई किसी को मान लो कि कोई एक साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छा रिसर्च में किया, उसको नोबेल प्राइज मिला, हमको लग रहा है कि भाई हम उसको जो है वो सिटीजनशिप देंगे तो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, तो सब चीज हटा दो यार, वो तो हम देख ही रहे कि वो बहुत अच्छे फील्ड में अब काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस सेक्शन के अंदर जो कि सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन है ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, गवर्नमेंट कैन वेव ऑल अबव कंडीशंस, ठीक है, वो वेव ऑफ जो है वो सारे कंडीशंस को कर सकती है। नेक्स्ट है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लो कि एक फॉरेन टेरिटरी जो है इंडिया का पार्ट बनता है, तो वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। जैसे मान लो गोवा, ठीक है, तो गोवा जो है वो बाद में इंडिया टेरिटरी का पार्ट बना, तो उस केस में जितने भी सिटीजन थे वहाँ के वो इंडियन सिटीजन बन गए, तो बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया। तो ये तो हमने देखा एक्विजिशन की बात कही। एक्विजिशन कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्वायर कर रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं। दूसरा लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो हम देखते हैं कैसे लॉस हो सकता है। तो पहला है अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 8 खुद कहता है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो अगर किसी भी फॉरेन स्टेट के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो जो उसका इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगा, वो इंडियन सिटीजन फिर नहीं कहलाएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 3 तरीके हैं आपके लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेके। तो देखो लॉस में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन खुद हो गया आर्टिकल 8, दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिससे 3 तरीके हैं। पहला है बाई रिनंशिएशन, मतलब खुद जाके बोलना कि हमको ये सिटीजनशिप जो है वो नहीं चाहिए, आप रख लो अपनी सिटीजनशिप, ठीक है, खुद डिक्लेयर करना कि भाई हम जो है वो सरेंडर कर रहे हैं अपने सिटीजनशिप को। दूसरा बाई टर्मिनेशन, कि मान लो इफ पर्सन कॉन्शियसली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, की भाई खुद क्या है आर्टिकल 8 के तहत कि भाई खुद जाके क्या है किसी भी दूसरे सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहा है दूसरे नेशन के, तो जो इंडियन का सिटीजनशिप है होने का वो क्या हो जाएगा कि आपका खत्म होगा। तीसरा जो है वो है बाई डिप्राइवेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन के सिटीजनशिप को जो है वो रद्द कर सकती है, कि भाई वो पर्सन जो है मान लो किसी फ्रॉड में हो, डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन हो, या जो मान लो कि कोई झगड़ा हो रहा है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, कोई एनिमी कंट्री है उससे वो
कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है उससे ये सिटीजनशिप जो है वो छीन सकती है। तो सिंपल सा चीज़ है कि सिटीजनशिप जो है वो हमारा हम कह सकते हैं परमानेंट राइट नहीं है कि हम सिटीजन कहलाएंगे ही, ठीक है। वो गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप जो है हमसे ले सकती है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, आज की डेट में अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं सारे लोगों के पास आधार कार्ड है, ठीक है, जो कि एक तरीके से सिटीजन होने की पहचान भी कह लो, आईडी प्रूफ भी कह लो हमारा। तो गवर्नमेंट जो है बोलती है कि भाई ये आधार नंबर को कैंसिल कर दो, ये अब सिटीजन जो है वो नहीं रहेगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स नंबर है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट कर दिए जाएंगे कि भाई ये जो है वो अब सिटीजन नहीं रहा। जो भी आपका मतलब सिर्फ आधार नहीं है और भी आईडी प्रूफ है फॉर टू बी कॉल्ड एज सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल सिटीजनशिप का। जैसे कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यूएस के अंदर जब हमने पढ़ा भी था फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, तो हमने देखा कि यूएस के अंदर क्या है, जो स्टेट्स होते हैं उनका अपना सिटीजनशिप होता है और साथ ही साथ नेशन का तो है ही, मतलब जो आपका कंट्री है उसका तो अपना है ही। तो स्टेट का अलग है, इसका भी अलग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप जो है वो मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश का अपना सिटीजनशिप है, बिहार का अपना है, गुजरात का अपना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका असम का अपना है, त्रिपुरा का अपना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा का सारा क्या हो गया कि एक ही इंडिया में देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई फेडरेशन नहीं है तो फेडरेशन नहीं है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। सिग्निफिकेंस की बात करें सिंगल सिटीजनशिप का, तो ऑब्वियसली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि एक कॉमन यूनिटी जो है वो दिखता है कि भाई मान लो कि एक दूसरे स्टेट का इंसान रहेगा, तो अगर उसका सिटीजनशिप अलग है तो जाहिर सी बात है उसको क्या है, अलग अलग सुविधाएं मिलने लगेंगी। कुछ स्टेट में ज़्यादा मिलेंगी, कुछ में कम मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द बजट ऑफ दैट स्टेट एंड कि वो कौन कौन से लॉज जो है वो बनाए हैं उस स्टेट ने। यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग फ्लैग है, अलग अलग उनका एंथम है, स्टेट एंथम कह लो, सब चीज़ें अलग अलग है। तो उस केस में क्या है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है राइट्स का वो नहीं हो सकता है। इनकरेजेस अलेजेंस टू द नेशन एंड डिस्करेजेस रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म जो है वो उसको डिस्करेज किया जाता है। एंड जो अलेजियंस है नेशन के लिए, मतलब जो कह लो कि जो लॉयल्टी है नेशन की तरफ, वो क्या है, उसको इनकरेज किया जाता है, या इस सिंगल सिटीजनशिप से ये चीज़ जो है इनकरेज होता है। ईज ऑफ गवर्नेंस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाती है चीज़ें जो है वो मैनेज करना। अगर अलग अलग सिटीजनशिप दिया रहता तो उस केस में स्टेट के जो लोग हैं, मान लो एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं या उनको राइट्स जो है वो नहीं मिलता। बहुत सारे बेसिक राइट्स भी हो सकता है कि वो स्टेट जो है वो ना देना चाहे कि बगल वाले स्टेट से झगड़ा चल रहा है उसका। प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू सिटीजन्स राइट, ऑब्वियसली कि सिटीजन की जो राइट है वो यूनिफाइड तरीके से ज़्यादा बेटर वे में प्रोटेक्टेड है एज कम्पेयर टू कि भाई अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग राइट्स हैं। तो कुछ राइट्स है जो कि इंडियन सिटीजन को एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नहीं है तो सच है, कौन कौन से है वो याद कर लो। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सक्लूसिवली वर्ड हमने ऐड किया है कि भाई इंडियन सिटीजन के लिए ही क्या है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। बाकी जो अदर फॉरेनर्स है उनके लिए ये राइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी हो गया, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो है वो सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए है, मतलब जो भी पर्सन्स इंडिया में रह रहे हैं सबके लिए हो गया। लेकिन 15, 16, 19 याद रखना, 29, 30 ये पांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही अलाउड है। अगर हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो ओसीआई इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओसीआई। तो ओसीआई के अंदर क्या है कि कोई भी वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं होता है इंडिया विजिट करने के लिए। मतलब अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो अगर कोई मान लो दुबई रह रहा है, कोई यूके रह रहा है, कोई नॉर्वे रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है, चाइना रह रहा है, तो उस केस में इंडिया जब भी वो आएगा तो उसको कोई वीज़ा नहीं लगेगा। कोई भी वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही रहना है, वो रह सकता है आके जब चाहे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम लोग पीआईओ कहते हैं, एंड देयर स्पाउसेस, एंड उनके मतलब स्पाउसेस को भी, वाइफ कह लो या हस्बैंड कह लो, कि मान लो कोई इंडियन मैन है, उसने किसी यूके की लड़की से शादी कर लिया, ठीक है, तो यूके की लड़की से, तो उस केस में क्या है, वो भी ओसीआई होल्डर हो जाएगी। तो उस केस में इंडिया में जब भी वो आ रही है तो उसको क्या है, उसको वीज़ा का रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। अगर हम इस ओसीआई का इवोल्यूशन देखें तो डिफरेंट कमिटीज बनी थी। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वो है एक एलएम सिंघवी कमिटी बना था ऑन इंडियन डायस्पोरा, जिन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का उसको अमेंड किया जाए। एंड इट इज मेंट टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज, की कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज के सिटीजन जो है जो कि इंडियन ओरिजिन के ही है, उनको क्या है एक डुअल सिटीजनशिप का बेनिफिट जो है वो दिया जाए कि वो इंडिया में जब भी आना चाहे तो उनको कोई भी वीजा का रिक्वायरमेंट ना रहे। फिर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर जो है वो आया। ओसीआई स्टेटस जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को जो है 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के पीआईओज को ओसीआई स्टेटस ग्रांट हुआ। मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया
उसके तहत हम कह सकते हैं कि जो भी 16 कंट्रीज थे, अब देखो इन 16 कंट्रीज में कौन कौन से थे ये हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे उनको ओसीआई स्टेटस दिया गया। ओसीआई एक तरह का क्या हो गया, याद रखना, डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट टाइप का है, कि वो इंडिया जब भी आएंगे वीजा नहीं लगेगा उनको। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2005 के अंदर, स्कोप फॉर गिविंग ओसीआई स्टेटस टू इंडियन ओरिजिन एक्सपेंडेड टू ऑल कंट्रीज। तो जो 16 कंट्रीज को दिया गया था 2005 के अंदर, देखा गया कि भाई बाकी कंट्रीज के भी लोग कहे कि भाई हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो उस केस में सारे ही को ओसीआई स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया, वैसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के रह रहे हैं। लेकिन हाँ, दो कंट्री को छोड़ के, एक पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के सारी ही कंट्रीज को ये ओसीआई स्टेटस दे दिया गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है 2015 के अंदर। एक नया स्कीम आता है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, इंट्रोड्यूस बाय मर्जिंग पीआईओ जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम था, जो कि अगस्त 2002 के अंदर आया था, और ओसीआई कार्ड स्कीम जो आया था वो दिसंबर 2005 के अंदर आया था। 2015 में दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है वो बना दिया गया। अब देखो यहीं पे कुछ टर्म्स है, जैसे कई बार हम एनआरआई वर्ड सुनते हैं, तो एनआरआई जो है वो आपका कहीं मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी कोई अमेंडमेंट एक्ट वगैरह में नहीं है। जो एक्चुअल में क्या है, जो हम सिटीजनशिप एक्ट पढ़ते हैं 1955 का, उसके अंदर भी मेंशन नहीं है। ये असल में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर मेंशन है। तो एनआरआई जो है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, वो आपका कोई कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो एनआरआई से समझ सकते हैं हम लोग सिंपल, कि इट इज डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत एनआरआई का डेफिनेशन है। रेसिडेंट हम लोग किसको कहते हैं, सिंपल सा चीज है, रेसिडेंट उसी को कह सकते हैं विच ही और शी शुड स्टे एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब साल भर में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें से 182 दिन जो है अगर वो इंडिया में स्टे करता है तो उस केस में वो रेसिडेंट कहलाएगा। उस अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कहलाएगा। 365 डेज स्प्रेड आउट ओवर 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स एंड एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर। मतलब मान लो कि कोई बोला गया, मान लो कि 2010 में, सिंपल देखो 2010 में मान लो बोला गया, जैसे 2007, एक मिनट, 2007 हो गया, 2008 हो गया, 2009 हो गया, 2010 हो गया। बोला गया कि 2010 में कोई आदमी जो है उसको रेसिडेंट हम लोग कब कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रेसिडेंट तो है तभी कह सकते हैं, एक तो हो गया कि भाई 182 दिन जो है उस फाइनेंशियल ईयर में होगा, या पिछले 4 साल के अंदर, देखो पिछले 4 साल के अंदर टोटल मिला के 365 दिन वो रहा होगा इंडिया में, और इस साल जो जिस साल है उसमें मिनिमम 60 डेज तो होना ही चाहिए। मतलब हो सकता है ये 65 में से 305 दिन जो है वो पहले रहा होगा इस 4 साल, लगातार 4 साल कंजिक्यूटिव ईयर्स बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी वो ये 2010 वाले में क्या है 60 दिन भी रह रहा है, तो उस केस में उसको रेसिडेंट जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। एनआरआई को क्या है भाई, वो नॉर्मल, देखो एनआरआई क्या है, एनआरआई कोई फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं किया। एनआरआई मतलब वो लोग जो आपके बाहर गए हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर है, एंड इंडिया के बाहर है तो है तो वो इंडियन सिटीजन ही, तो उनको कोई भी वीजा रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंडियन है, इंडियन सिटीजन है जो बाहर कहीं गए हैं तो वो एनआरआई कहलाएंगे, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट है कुछ लॉज है टू रेगुलेट फॉरेनर्स, जैसे फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का। तो फॉरेनर किसको हम लोग कहते हैं, कोई भी इंसान जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको इस एक्ट के तहत क्या है, फॉरेनर बोला जाता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत टू मेक रूल्स रिगार्डिंग इशू ऑफ पासपोर्ट्स, ये एक्ट ही बनाया गया था पासपोर्ट से रिलेटेड, कि भाई पासपोर्ट से किससे रिलेटेड जो भी लॉज है, जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जा सके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया था, एंड यहाँ पे रिलीजन जो है एज बेसिस फॉर सिटीजनशिप जो है वो दिया गया। गवर्नमेंट वाज टू गिव सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम्स illegal immigrants who escaped persecution in the neighboring countries of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh and have entered India on or before 31st of December 2014। तो देखो ये गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा आपको बवाल भी हुआ था, ठीक है। जो CAA आपने सुना होगा, NRC, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो CAA अलग चीज़ है, NRC अलग चीज़ है, बहुत लोग इस दोनों को मर्ज करके समझते हैं। CAA कहने का मतलब क्या हो गया कि 2019 के अंदर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन भी हो रहा था आसपास की कंट्रीज में रिलीजन को एज अ बेसिस मान के, मतलब जो नॉन मुस्लिम थे वो मुस्लिम कंट्री के अंदर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं 3, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। यहाँ पे परसिक्यूशन के डर से जो भी लोग इंडिया में भाग के आए हैं, ठीक है, कब तक, इस डेट से, कौन सा डेट है 31 दिसंबर 2014, मतलब लास्ट 2014 के अंदर जो भी आ चुके हैं, ठीक है, 31 दिसंबर तक, वो सारे के सारे क्या है, उनको दिया गया मौका कि भाई वो सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को लेके था, नॉन मुस्लिम को लेके। मुस्लिम माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट के लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं था। इसी पे क्या है, इसी पे कई बार बहुत ज़्यादा डिबेट भी हमने देखा भी था, डिबेट भी जो है वो कंटिन्यूस चल रहा था, ठीक है। फिर है एक एनपीआर। एनपीआर कहने का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को काउंट कर रहा है। मतलब मान लो इंडियन इंडियन टेरिटरी है, यहाँ पे
जितने भी लोग रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो सारे के सारे, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर, वो सारे के सारे एनपीआर के अंदर आ जाते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाई सिटीजनशिप रूल्स 2003। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था 2011 के अंदर। क्या क्या इश्यूज आने लगा, ये एक फेयरली न्यू एक्सरसाइज था, इससे पहले हुआ नहीं था, 2011 में पहली बार हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। कवरेज एरर्स है, कई बार क्या है कि जो लोग हैं, क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री है, यहाँ सिटीजन भी इतने सारे हैं, प्लस आप देखो सिटीजन तो खुद ही इतने सारे हैं और फॉरेनर्स को भी हम काउंट कर रहे हैं, तो जो कवरेज इशू है कि कई बार लोग जो है वो, जैसे मान लो कि जिसका रिकॉर्ड नहीं, जैसे फॉरेनर्स हो गए, या अब वो सफर में है, यहाँ है वहाँ है, तो कैसे काउंट हो पाएगा, नहीं काउंट हो पाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ ओवर 30 मिलियन, माना जाता है कि लगभग 30 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, 30 मिलियन यानी कि लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो एक्सक्लूड ही रह गए, वो कवर नहीं हुए। अंडर काउंटिंग बोला जाता है कि जितने लोग काउंट हुए एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो है। प्राइवेसी कंसर्न्स भी आने लगा कि लोग जो है वो जो भी मान लो फॉरेनर्स वगैरह है, उनको लगा कि भाई हमारी जानकारी जो है वो हम यहाँ पे क्यों सबमिट करें, क्यों दें, ठीक है। तो एनपीआर में ये सारे इश्यूज जो है वो देखने को हमें मिले थे। नेक्स्ट है एनआरसी, जिसपे काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ आपका, अगर हम देखें, देखो, तो एनआरसी की बात करें तो इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहते हैं। तो देखो, सीएए एनआरसी रिलेटेड कैसे था, बोला गया कि एनआरसी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो इंडियन सिटीजन है उनका ही रजिस्टर है, मेंटेन किया जाएगा कि भाई कितने लोग जो है वो इंडियन सिटीजन है। तो पहले सीए के थ्रू कितने जो इलीगल माइग्रेंट थे, ठीक है, कहाँ से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उस वो पहले सिटीजन बन जाए, फिर उनको क्या है इस रजिस्टर के अंदर हम लोग डाल देंगे। इसके बाद जो भी रह जाएंगे वो सारे के सारे इलीगल हो गए, क्योंकि वो अब सिटीजन नहीं है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि भाई पहले सिटीजन बना लो, फिर ये रजिस्टर में डाल दो, और इसके बाद जो रह गए वो क्या हो गए, इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अंदर ओनली इंडियन सिटीजन है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था 1951 के अंदर एनआरसी, एंड इट इज रेगुलेटेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। इश्यूज क्या है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कई बार देखो कि बहुत सारा न्यूज में हम देख भी रहे थे कंटिन्यूअस बेसिस पे कि जो लोग है कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो कोई प्रमाण नहीं है कि हम इंडियन सिटीजन है, तो डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो सकता है। तो इस पर इशू भी चल रहा था कि भाई जो लोग भाग के आए होंगे, अब डॉक्यूमेंट कोई लेके थोड़ी ना आता है कि दौड़ भाग रहे कहीं से जान बचा के हम डॉक्यूमेंट सब लेके दौड़ रहे होंगे। तो ये भी इशूज था, लैक ऑफ डेटा है, एंड क्लैरिटी जो है वो भी लैकिंग था। तो ये एनआरसी का जो है वो दिक्कत है। लेकिन हाँ, एनपीआर और एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनआरसी के अंदर बेसिक डिफरेंस है कि एनपीआर के अंदर फॉरेनर भी है और सिटीजन भी है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिटीजन है। फिर है सेंसस। सेंसस क्या है, इट इज एक्सरसाइज फॉर कैलकुलेटिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। फर्स्ट टाइम सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था 1872 के अंदर, एंड सेंसस जो है इट इज रेगुलेटेड बाई सेंसस एक्ट 1948। तो आप देखो 1872 लास्ट टाइम कब किया गया है, 2011 के अंदर, ठीक है। 2021 में होना था, लेकिन कोविड के चलते जो है वो नहीं हुआ। अब 2031 के अंदर जो है वो सेंसस जो है वो होगा। होता कब है, फर्स्ट डिकेड, सॉरी, हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ द डिकेड, फर्स्ट ईयर ऑफ द डिकेड में होता है। मतलब 2001 में हुआ, फिर 11 में हुआ, ठीक है, फिर 2021 में होना था लेकिन नहीं हुआ, अब 2031 में होगा, फिर 41 में होगा, ऐसे करके चल रहा है। तो ये हो गया सेंसस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, ये सिटीजनशिप को लेके। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई कौन सिटीजन है कौन नहीं है। डेट्स, हाँ, इसमें जो डेट्स है, जो भी चीज़ें वो आप याद कर लेना, क्योंकि उससे जो है वो याद रहेगा, तभी हम जो है वो देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होंगी डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपीस हो गया, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, तो इनसे कंटिन्यूअस बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो चैप्टर हम फंडामेंटल राइट का जो है वो कवर करेंगे।